Hi. So in this video we will learn about the ली चैटलियर्स प्रिंसिपल। सर आपने बताया था स्टार्टिंग में कि अगर आपने चीटिंग की तो इक्विलिब्रियम 9th फ्लोर या 10th फ्लोर के बदले 11th फ्लोर पे चला गया था। फिर आपने ये भी बताया कि टेम्परेचर के चेंज होने पे केसी की वैल्यू कम या ज़्यादा होती है। ये सब क्यों होता है या ये सब किस तरह से होता है, उसके लिए हम यहाँ पे ये टॉपिक पढ़ रहे हैं कॉल्ड द ली चैटलियर्स प्रिंसिपल। Alright. Now, Lee Chateliers principle जब मैं कहता हूँ it's a French term, so I could be pronouncing it in the wrong way. There could be different pronunciations for the same, so you can pick whatever you want to pronounce. That's absolutely fine. I will keep it simple. Lee Chateliers principle. आगे का देखते हैं. Okay. The statement is very clear here. When an external stress is applied to the system. Okay. जब एक सिस्टम पे एक्सटर्नल स्ट्रेस अप्लाई किया जाता है तो system will adjust itself. The system adjusts itself, okay, to reduce the effect of stress. Okay, reduce the effect of stress by shift of equilibrium position. ये 4 पॉइंट्स मेन है कि जब भी एक सिस्टम पे एक्सटर्नल स्ट्रेस डाला जाता है. लेट्स इमेजिन अ वेरी सिंपल सिचुएशन. ओके, आपकी बात कर लेते हैं. आप स्कूल या कॉलेज से सुबह सुबह गए हो स्कूल कॉलेज, फिर आपने कोई कोचिंग क्लासेस ज्वाइन करके रखी है तो आप कोचिंग क्लास जाते हो. ओके, और बाद में शाम को आफ्टर अ लॉन्ग डे 6 to 7 hours of school or college and then another 3 to 4 hours of coaching classes, after a long day now you are back home. Okay, you freshen up, आपका सब हो गया है एंड असाइनमेंट्स भी हो गए हैं एंड नाउ आप अपने फेवरेट कॉर्नर पे बैठे हैं. ओके, आपका हर एक इंसान का अपने घर में एक फेवरेट कॉर्नर होता है, फेवरेट स्पॉट होता है, तो आप वहाँ पे जाके बैठ चुके हैं. आपका दिन आज के लिए ख़त्म हो गया है कि सर अब इससे ज़्यादा हम नहीं कर पाएंगे, हमारा काम हो गया आज का. और जैसे ही आप अपने पोजीशन पे बैठे, आपका इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हुआ आज के दिन का, एक मैसेज आता है कि कल प्रणव सर का होमवर्क है, 20 टाइम्स कुछ एक्स्ट्रा लिख कर जाना है. बराबर है. तो सर अब क्या होगा? अभी जो एक्स्ट्रा स्ट्रेस आ चुका है आप लोगों के ऊपर, ओके, आपका दिन खत्म हो चुका था, आपने सब काम कर लिए थे दिन के और आप बैठे ही थे और सडनली अभी आपको एक एक्स्ट्रा स्ट्रेस आ चुका है, अभी एक्स्ट्रा होमवर्क करना पड़ेगा. ऑलराइट, सो देयर इज एन एक्सटर्नल स्ट्रेस. आप सोचेंगे कि हम सर से नेगोशिएट कर लेंगे और 20 के बदले 10 बार कर लेंगे, 10 बार करवा देंगे सर से, थोड़ा सर को मस्का मार के. लेकिन एक चीज़ जो ध्यान रखनी है इज दैट मैं मैसेज करके सो गया, मेरा दिन खत्म हो गया, तो अभी निगोसिएशन का टाइम नहीं है क्योंकि नेक्स्ट डे हमें मिलना है हमारे होमवर्क के लिए. सो अंडरस्टैंड वन थिंग कि जो एक्सटर्नल स्ट्रेस है ना वो कम नहीं होने वाला. अब आपको नंबर ऑफ टाइम्स 20 है, आपको 20 टाइम्स वो लिखना ही है, अब वो कम होने वाला नहीं है. लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा क्या कम हो सकता है? तो स्ट्रेस का असर आप लोगों के ऊपर कम हो सकता है, विच इज़ व्हेन आई से रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ स्ट्रेस. आई एम नॉट सेइंग रिड्यूस द स्ट्रेस, आई एम सेइंग रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ स्ट्रेस. फिर आप क्या करेंगे? टीवी देखते देखते या मम्मी से बात करते करते या फ्रेंड से फ़ोन पे बात करते करते, गाने सुनते सुनते आप अपना होमवर्क किए जा रहे हैं. तो उससे क्या हो रहा है कि सर आपको पता नहीं चला कि कब बैठे बैठे 20 बार आपने लिख लिया, लेकिन लिखना तो अभी भी 20 बार ही है. सो प्लीज बी क्लियर दैट वी आर नॉट रिड्यूसिंग द स्ट्रेस, वी आर रिड्यूसिंग द इफेक्ट ऑफ स्ट्रेस. और ये सब कौन कर रहा है? आप खुद. तो आप खुद एडजस्ट कर रहे हो और ये सब करने के लिए आपको आपके फेवरेट कॉर्नर से उठना पड़ेगा, किताबें लेनी पड़ेगी, ओके, और फिर वापस आपको आपके स्टडी टेबल पे बैठना पड़ेगा. दैट इज अ शिफ्ट ऑफ पोजिशन. Okay, so whenever there is an external stress applied to the system will have to adjust itself. आप खुद एडजस्ट करेंगे. सर अगर मुझे आपका होमवर्क कम करना होता, अगर मुझे आपकी मदद करनी होती तो मैं पहली जगह पे होमवर्क देता ही क्यों? सही बात है कि नहीं? तो जो भी एडजस्टमेंट करना है आपको करना है. नंबर ऑफ टाइम्स 20 रहने वाला है, वो चेंज नहीं होगा. तो सर स्ट्रेस कम नहीं होगी, इफेक्ट ऑफ स्ट्रेस कम होगा. और ये सब करने के लिए आपको आपके फेवरेट कॉर्नर से, जहाँ पे आपका इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो चुका था, वहाँ से आपको उठना पड़ेगा. तो आपको आपकी इक्विलिब्रियम पोजीशन को शिफ्ट करना पड़ेगा. ओके, सो व्हाट इज एन एक्सटर्नल स्ट्रेस व्हेन इट कम्स टू केमिस्ट्री? चलो डे टू डे लाइफ में तो सर आपने होमवर्क दे दिया, लेकिन केमिस्ट्री के जो रिएक्शंस होते हैं उनके लिए एक्सटर्नल स्ट्रेस कौन है? सो एक्सटर्नल स्ट्रेस इज नथिंग बट एनी चेंज इन प्रेशर, वॉल्यूम, कॉन्सेंट्रेशन एंड टेम्परेचर. इन चार में से अगर किसी भी इंसान की
वैल्यू चेंज होती है या किसी भी पैरामीटर या किसी भी क्वांटिटी की वैल्यू चेंज होती है तो वो एक एक्सटर्नल स्ट्रेस है। आपको याद होगा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम का एक कैरेक्टरिस्टिक था कि चेंज इन प्रेशर, वॉल्यूम, कॉन्सेंट्रेशन एंड टेम्परेचर कैन चेंज द पोजिशन ऑफ इक्विलिब्रियम, राइट। सो दिस इज व्हाट इट इज। अब हम लोग एक एक प्रॉपर्टी एक एक करके पढ़ते हैं, प्रेशर, वॉल्यूम, कॉन्सेंट्रेशन एंड टेम्परेचर। लेट अस सी कि इनके चेंजेस होने पे हमारे इक्विलिब्रियम के रिएक्शन में क्या चेंजेस आ सकते हैं। ऑलराइट, इन द मीनवाइल प्लीज राइट दिस डाउन। Okay, so the first one, change in concentration। गाइज ये एकदम इजी चीज है, जरा भी रॉकेट साइंस नहीं है, एकदम सिंपल लॉजिकल डिडक्शन है। आपको ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं। लेट्स कीप इट वेरी सिंपल। ओके, इक्विलिब्रियम, ये नाम ही डाल दो दिमाग में, इक्विलिब्रियम मतलब बैलेंस। ओके, एक बैलेंस हो चुका है। अब अगर गलती से कोई कंडीशन चेंज होती है तो ये ऐसे हो गया। अब वापस बैलेंस पे लाने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं। सर व्हाट आर द टू थिंग्स? या तो मैं इसको ऊपर ला सकता हूँ या फिर इसको नीचे लेके जा सकता हूँ। दोनों तरीके की पॉसिबिलिटी है। अब सर हम क्या करेंगे, इसको ऊपर लेके जाएंगे या इसको नीचे लेके जाएंगे? वही तो हम यहाँ पे देखने वाले हैं कि कंडीशन चेंज जो हुई है वो किसको फेवर करती है। ओके, उसके हिसाब से या तो ये ऊपर आएगा या तो ये नीचे आएगा। लेट्स सी, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन। ओके, सो अगर मेरा एक रिएक्शन है ए टू बी, ओके, समझ लो कि एक सीसॉ है, इक्विलिब्रियम पे एस्टेब्लिश हो चुका है रिएक्शन। ओके, तो एक साधारण एकदम सिंपल सीसॉ है, इक्विलिब्रियम पे है इसलिए दोनों बैलेंस्ड है। इस तरह से मेरा सीसॉ बैलेंस्ड है। और अब मैंने क्या किया, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बढ़ा दी। इन दोनों में से रिएक्टेंट कौन है? ऑफ कोर्स मेरा ए जो है वो रिएक्टेंट है। तो अगर सर ए की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगी तो डू यू गाइज अग्री दैट आपका सीसॉ अभी कुछ इस तरह हो जाएगा, क्योंकि ए की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ चुकी है। तो सर अब ये सीसॉ को बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे? बस आपको उसका आंसर मिल गया, अपना काम हो गया। तो सर आप लोग ये सोच रहे कि हाँ सर सिंपल है ना, सीसॉ को बैलेंस करना है तो बी की कॉन्सेंट्रेशन भी बढ़ा दो। वो नहीं बढ़ सकती, क्योंकि वो हो जाएगा एक्सटर्नल हेल्प। अब एक्सटर्नल कोई हेल्प करने वाला है नहीं, क्योंकि प्रणव सर तो सो चुके, होमवर्क देखे, तो अभी निगोसिएशन का तो कोई चांस नहीं है। तो अब जो भी करना है इन लोगों ने ही करना है। तो बी की कॉन्सेंट्रेशन बाहर से बढ़ाने के बदले और क्या ऑप्शन है? तो बी की कॉन्सेंट्रेशन बाहर से बढ़ाने के बदले यहाँ पे देख सकते हैं कि सर जब ए की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रही है, और ए ही तो है जो बी में कन्वर्ट होता है, ए ही है ना जो कन्वर्ट होके बी में जा रहा है, सही बात है। तो जहाँ पे ए की कॉन्सेंट्रेशन, जो एक्स्ट्रा ए के मॉलिक्यूल्स आए हैं, उनमें से कुछ लोगों को बोला जाएगा कि भाई आप लोग कन्वर्ट होके बी बन जाओ। और जैसे ही आप लोग कन्वर्ट होके बी बनोगे तो धीरे धीरे ऑटोमेटिकली ए की वैल्यू कम होने लगेगी और बी की वैल्यू बढ़ने लगेगी, एंड यू विल गेट बैक टू योर इक्विलिब्रियम। आगे कि नहीं बैलेंस पे? अब ये जो डायरेक्शन है आपको दिखाई दे रहा है, एरो का जो डायरेक्शन है, दैट इज फ्रॉम रिएक्टेंट्स टू प्रोडक्ट्स, दैट इज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो अगर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बढ़ता है तो मैं उसको कैसे लिखूंगा? इफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इंक्रीजेस, द इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स फ्रॉम लेफ्ट to right. Okay, if the concentration of reactant increases, the equilibrium shifts from left to right. Let's see the other way around. अभी दूसरे वाले का आइडिया आपको ऑलरेडी आ चुका है, बट ऑफकोर्स वी स्टिल डिस्कस इट वंस मोर इन केस अगर किसी बच्चे को यहाँ पे नहीं समझ में आए तो सेकेंड एग्जाम्पल में देख लेंगे। इस बार फिर से सर इक्विलिब्रियम पे तो था, लेकिन इस बार हमने कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बढ़ा दिया। अब प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन जब मैं बढ़ाऊंगा तो डू यू अग्री दैट हमारा सीसॉ इस बार ऐसा हो जाएगा, क्योंकि बी प्रोडक्ट है। अब फिर से वही हो गया कि एक्सटर्नली ए की वैल्यू बढ़ा नहीं सकते, बिकॉज वो एक्सटर्नल हेल्प हो जाएगी। पर जो भी करना है रिएक्शन ने अपने आप को एडजस्ट करना है, इसलिए कुछ मॉलिक्यूल्स ऑफ बी जो है वो कन्वर्ट होके ए में आ जाएंगे। ओके, और इस बार उल्टा हो रहा है, पर घूम फिर के क्या हो रहा है सर, फिर से सीसॉ बैलेंस हो रहा है ना, इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो रहा है ना, वो ज्यादा जरूरी है।
अब ए से बी जाके हो रहा है या बी से ए जाके हो रहा है, दैट प्योरली डिपेंड्स ऑन कौन से रिएक्टेंट को या प्रोडक्ट को फेवर किया गया था। तो अब यहाँ पे जब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बढ़ता है, आपको दिख रहा है रिएक्शन पीछे आने वाला है। ओके, सो इफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीजेस, द इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। ओके, सो डायरेक्ट पॉइंट से कि सर कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाया जाएगा तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट कहाँ पे होगा, तो कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट का बढ़ाया जाएगा तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा, दैट इज लेफ्ट टू राइट। और अगर बैकवर्ड डायरेक्शन, अगर प्रोडक्ट का बढ़ाया जाएगा तो बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा, दैट इज राइट टू लेफ्ट। ओके, सो दैट इज द फर्स्ट थिंग, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन। प्लीज पॉज एंड राइट दिस डाउन। वी मूव ऑन टू द सेकेंड पैरामीटर। ओके, जो सेकंड पैरामीटर जो है वो प्रेशर और वॉल्यूम एक साथ ले रहा हूँ। सर क्यों प्रेशर और वॉल्यूम एक साथ ले रहे हैं? क्योंकि हमने स्टेट्स ऑफ मैटर में पढ़ा है दैट प्रेशर एंड वॉल्यूम आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर अकॉर्डिंग टू द बॉयल्स लॉ। तो अगर प्रेशर के ऊपर कुछ इम्पैक्ट आ रहा है तो बाय ऑल मीन्स वॉल्यूम पे भी पैरेलल इम्पैक्ट आएगा, बट इन इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी। ओके, सो मैं प्रेशर और वॉल्यूम एक साथ ले रहा हूँ। हमें सबको पता है दैट प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। ओके, एक बढ़ेगा तो दूसरा कम होगा, ये तो कॉमन सेंस है। अब इसको कैसे लॉजिकली देखा जाएगा वो देखते हैं। ऑलराइट, अगेन लेट्स कीप द साइंस असाइड, लेट्स जस्ट फोकस ऑन सिंपल कॉमन लॉजिक। ओके, अगर मेरे पास ये रिएक्शन है N2 + 3H2 गिव्स मी 2NH3, तो कोई बताएगा यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं? देखो, नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टेंट साइड पे 4 है और नंबर ऑफ मोल्स प्रोडक्ट साइड पे 2 है। सही बात है। अब अगर मैंने प्रेशर बढ़ाया, इफ द प्रेशर इज इंक्रीज, तो वॉल्यूम कम होगा। ऑफकोर्स वॉल्यूम कम होगा। अभी आप जरा सा लॉजिक लगाओ, सर अगर वॉल्यूम कम हो रहा है तो आपके पास कम स्पेस अवेलेबल है, स्पेस छोटी है। अगर मेरे पास स्पेस कम है, अगर मेरे पास जगह कम है, तो मैं कम लोगों को बुलाना चाहिए या मैं ज्यादा लोगों को बुलाना चाहिए? Where should I go? Towards less number of people or towards more number of people? Of course सर, अगर जगह कम है तो आपके नंबर ऑफ मोल्स कम होने चाहिए। अगर आपके नंबर ऑफ मोल्स कम होने चाहिए, कम कैसे होंगे? क्योंकि इनिशियली ज़्यादा थे तब जाके कम होंगे ना। सही बात है। सो अगर नंबर ऑफ मोल्स कम होने चाहिए, आपके पास वॉल्यूम कम है, तो नंबर ऑफ मोल्स भी कम होने चाहिए। और कम होने के लिए आई विल गो फ्रॉम 4 to 2। ओके, अब ये कौन सा डायरेक्शन है? आप तुरंत मुझे बोलेंगे सर राइट टू लेफ्ट टू राइट। वेरी गुड, यस, लेफ्ट टू राइट तो दिख रहा है, गलत तो है नहीं, लेकिन इनकम्प्लीट है। सर वाई सो? क्योंकि ये रिएक्शन है, इसके लिए 4 to 2 है, इसलिए आप लेफ्ट टू राइट बोले। अगर मैं ये रिएक्शन को घुमा देता तो आपका एरो भी चेंज हो जाता, तो आप लेफ्ट टू राइट के बदले राइट टू लेफ्ट बोलते। फिर कोई और रिएक्शन होता तो हर बार घड़ी घड़ी आपका आंसर चेंज होते रहता। अगर आप लेफ्ट और राइट ये टर्म्स यूज करेंगे तो इट इज नॉट नेसेसरी दैट यू विल हैव अ कांस्टेंट आंसर फॉर अ कांस्टेंट कंडीशन। मजा नहीं आएगा, फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे, लिखने का भी कंफ्यूज हो जाएगा और आप भी कंफ्यूज हो जाओगे। तो इंस्टेड ऑफ यूजिंग लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट, हम लोग नंबर ऑफ मोल्स पे फोकस करते हैं कि सर जो भी हुआ 4 से 2 पे गया। अब ये रिएक्शन आप उल्टा भी लिखते तो भी 4 से 2 पे ही आता। तो इन शॉर्ट 4 से 2 पे जाना मतलब when the pressure increases, volume decreases, equilibrium shifts from higher number of moles to lower number of moles। बराबर है? ये समझा क्या हुआ कि सर प्रेशर जब बढ़ता है तो वॉल्यूम कम होता है, वॉल्यूम कम होता है तो हमारे पास स्पेस कम है, स्पेस कम होने के कारण हमारे नंबर ऑफ मोल्स कम होने चाहिए। अब कोई भी वैल्यू कम कब होती है? जब वो ओरिजिनली ज्यादा थी, ज्यादा से कम होता है। ओके, तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा ज्यादा नंबर ऑफ मोल्स से कम नंबर ऑफ मोल्स की तरफ। अब वो 4 to 2 ऐसे लिखा जाए या 4 to 2 उल्टा लिखा जाए, उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए आपका आंसर कांस्टेंट रहेगा। ओके, अगर आप लेफ्ट राइट राइट लेफ्ट करते तो घड़ी घड़ी आपको वो आंसर चेंज करना पड़ता। आई होप यू आर गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। ओके, ऑन द अदर हैंड अगर मैं प्रेशर कम करता हूं तो मेरा वॉल्यूम बढ़ जाएगा। सर अब आपके पास ज्यादा स्पेस है, फिर से वही लॉजिक है, अब स्पेस ज्यादा है
तो ज़्यादा लोगों को बुलाओ, सर ऑक्यूपाई मोर स्पेस, कॉल मोर नंबर ऑफ मोल्स, तो नंबर ऑफ मोल्स बढ़ना चाहिए। अब किसी की वैल्यू बढ़ेगी कैसे? वैल्यू बढ़ने के लिए पहली वैल्यू छोटी होनी चाहिए, तब जाके वैल्यू बढ़ती है। तो यहाँ पर हम वही करेंगे कि अगर प्रेशर बढ़ता है और वॉल्यूम कम होता है, सॉरी वॉल्यूम प्रेशर कम होता है और वॉल्यूम बढ़ता है, तो वॉल्यूम बढ़ने की वजह से नंबर ऑफ मोल्स बढ़ जाएंगे एंड इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट फ्रॉम लोअर नंबर ऑफ मोल्स टू हायर नंबर ऑफ मोल्स। ओके, सो बहुत ही सिंपल है, प्रेशर बढ़ा दिया वॉल्यूम कम हो गया, जगह कम है तो सर नंबर ऑफ मोल्स कम होने चाहिए। मोल्स कम कब होंगे? जब पहले मोल्स ज्यादा थे, तो ज्यादा से कम, ज्यादा से कम जब जगह कम है। और अगर प्रेशर कम हो रहा है तो वॉल्यूम बढ़ रहा है, एक्सपांशन होगा। ज्यादा जगह है तो ज्यादा मोल्स है। मोल्स ज्यादा कब होंगे? जब पहले उनकी वैल्यू कम होगी, तो कम से ज्यादा। ओके, तो वेरी सिंपल with respect to pressure and volume. Okay, please write this down, then we move on to the next parameter. The last parameter is temperature. अब temperature के लिए we will have to also consider whether a given reaction is exothermic or endothermic. Okay, उसके बेसिस पे अपना temperature का गेम आएगा। तो अभी जरा सोचो, सिंपल रखते हैं। मेरा वही रिएक्शन का एग्जांपल लेता हूँ, N2 + 3H2 gives me 2NH3। ओके, इस बार रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के साथ साथ मैं कहता हूँ कि भाई ये 90 किलो जूल्स की हीट भी देता है। ओके, लेट्स जस्ट रैंडमली टेक दिस एग्जांपल, अभी 90 हो, 95, व्हाटएवर, सम वैल्यू। ओके, N2 + H2 gives you NH3 with 90 जूल्स। तो आपको क्लियरली दिख रहा है कि जो फॉरवर्ड रिएक्शन है वो एक्सोथर्मिक इन नेचर है, क्योंकि वहां पे हीट मिल रही है। तो ऑफकोर्स जो बैकवर्ड रिएक्शन होगा वो एंडोथर्मिक होगा। ऑफकोर्स द बैकवर्ड रिएक्शन इज गोइंग टू बी एंडोथर्मिक इन नेचर। तो ये इतना तो हो गया, चलो सर बढ़िया, नो प्रॉब्लम। वापस से एकदम लॉजिकल, अगेन नो साइंस, लेट्स जस्ट ट्राई टू कीप इट सिंपल। ओके, टेम्परेचर अगर बढ़ गया तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसकी वजह से हीट बढ़ेगी। ओके, जस्ट थिंक ऑफ इट, ये रिएक्शन ऑलरेडी एक्सोथर्मिक है, वो अपनी खुद की हीट दे रहा है, यस, तो उसको ये एक्स्ट्रा हीट की जरूरत थी ही नहीं, बिकॉज वो खुद की हीट अपने आप क्रिएट कर सकता है। तो जब आप एक्स्ट्रा हीट दोगे, जब आप एक्स्ट्रा हीट उसको सप्लाई करोगे, तो वो एक्स्ट्रा हीट कहाँ जाएगी? क्योंकि वो एक्सटर्नल स्ट्रेस है। अभी सर आप ही वापस ले लो, मैं क्यों वापस लूँ? अगर मुझे स्ट्रेस देना ही नहीं था, या अगर मुझे उनकी स्ट्रेस कम करनी थी, तो मैं पहली जगह पे स्ट्रेस देता ही क्यों उनको? ओके, तो अब मैंने तो हीट दे दिया। अब देखिए रिएक्शन अपने आप को क्या देखता है। अब जब आप टेम्परेचर बढ़ा के हीट एक्स्ट्रा सप्लाई करते हो, तो वो एक्स्ट्रा हीट जो है अब वो जाएगी पीछे। दिस इज एग्जैक्टली लाइक द सीसॉ वाला पार्ट, बिकॉज जब हीट बढ़ती है तो ये वाला जो सीसॉ था वो थोड़ा नीचे आ जाएगा, और वो नीचे जाने के लिए वो सीसॉ को वापस पीछे जाना पड़ेगा। ओके, अगर आपको याद हो पॉइंट नंबर 1 जो हम लोग ने किया था, कॉन्सेंट्रेशन, प्रिटी मच सिमिलर। हीट एक्स्ट्रा ज़रूरत नहीं थी, 90 वो खुश था, आपने और 20-30 जूल दे दिया, एक्स्ट्रा हीट हो गई। अब वो एक्स्ट्रा हीट का क्या करेगा? आपने अगर 20 जूल्स एक्स्ट्रा सप्लाई कर दिया, तो वो एक्स्ट्रा हीट का क्या करेगा? तो वो एक्स्ट्रा हीट जाएगी पीछे की तरफ। तो ये कौन सा एरो है? ऑफकोर्स आप फिर से मुझे बोलेंगे सर इस बार राइट टू लेफ्ट है, बट गलत हो जाएगा, बिकॉज हर बार यही रिएक्शन होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। फिर आप मुझे बोलेंगे लोअर नंबर ऑफ मोल्स टू हायर नंबर ऑफ मोल्स, वो भी गलत हो जाएगा। दैट हैज़ नथिंग टू डू विथ एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक। आंसर मेरे ये स्टेटमेंट में ही था, द रिएक्शन इज गोइंग फ्रॉम एक्सोथर्मिक टू एंडोथर्मिक। ओके, सो अगर टेम्परेचर बढ़ता है, द इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स फ्रॉम exothermic to endothermic. In other words, I can also say that high temperature favors endothermic reaction. ये आपको आगे बहुत काम आएगा कि अगर कोई रिएक्शन पहले से आपको पता है कि भाई ये तो एंडोथर्मिक है, तो उसको आप हाई टेम्परेचर पे रखोगे तो वो रिएक्शन ज़्यादा फास्ट होने के चांसेस है। ओके, अगर ये रिएक्शन पर्टिकुलरली एंडोथर्मिक है तो
ओके, ऑन द अदर हैंड अगर मैंने टेम्परेचर कम कर दिया, इसमें से 20 जूल मैंने निकाल लिए, ओके, पहले केस में क्या कर रहा था, मैं उसको दे रहा था जिसकी उसको ज़रूरत ही नहीं थी, वो 90 पे खुश था, तो उसने जो एक्स्ट्रा जूल्स था उसने पीछे ले दिया। बट इस बार अगर हम लोग ने उसमें से 20 जूल निकाल लिए तो अब क्या होगा, अब वो बोलेगा इसको कि भाई थोड़ा और आओ, थोड़े और हीट दो, बिकॉज मेरे पास हीट की कमी हो चुकी है, जो मुझे 90 तक जाना था अब किसी ने मेरी हीट निकाल ली है और मैं 70 पे आ चुका हूँ, तो प्लीज़ 20 जूल्स पास करो ताकि मैं फिर से 90 पे आ सकूँ। आर यू गेटिंग व्हाट्स हैपनिंग हियर? जब एक्स्ट्रा 20 दिया तो उसने पीछे भेज दिया, अब उसमें से 20 ले लिया तो आगे वाले से मांगेगा कि भाई 20 भेजो, मेरे को वापस इक्विलिब्रियम पे आना है। इस बार क्या होगा कि अगर आपने टेम्परेचर ड्रॉप कर दिया, ओके, तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा फ्रॉम एंडोथर्मिक टू एक्सोथर्मिक, ओके। एंड उसी की तरह मैं इधर भी लिख सकता हूँ, लो टेम्परेचर फेवर्स एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो अगर आपको पता है कि आपका एक पर्टिकुलर रिएक्शन एक्सोथर्मिक इन नेचर है तो आपको टेम्परेचर उसका कम रखना चाहिए। सर वापस से एकदम लॉजिकल अगर मैं देखूँ, समर सीजन और विंटर सीजन की बात करते हैं, तो समर सीजन और विंटर सीजन में क्या होता है कि समर सीजन में अगर ये मेरा इक्विलिब्रियम टेम्परेचर है, लेट्स कंसिडर दिस इज माई इक्विलिब्रियम टेम्परेचर, समर में टेम्परेचर बढ़ गया, अब टेम्परेचर बढ़ाने के लिए मुझे हीट निकालनी पड़ेगी, इसलिए मैंने एसी चालू किया, एसी हीट अब्जॉर्ब करता है, तो एट हाई टेम्परेचर हीट अब्जॉर्ब करने वाला चाहिए, और हीट अब्जॉर्ब करने वाला होता है एंडोथर्मिक इन नेचर, तब जाके वो हीट नीचे आएगी। तो एट हाई टेम्परेचर वी वांट एंडोथर्मिक रिएक्शंस, ओके। और विंटर सीजन में टेम्परेचर ड्रॉप हो जाता है, इसलिए हम हीटर देते हैं, हीटर हीट देता है जिसकी वजह से टेम्परेचर वापस ऊपर आता है। तो हीट देने वाला होना चाहिए, दैट इज मी, एंड दिस टाइम हीट देने वाला इज एक्सोथर्मिक। तो जब टेम्परेचर लो होता है तो हम एक्सोथर्मिक रिएक्शंस पे जाएंगे, और जब टेम्परेचर हाई होता है तो हम एंडोथर्मिक रिएक्शंस पे जाएंगे। सो दिस इज अबाउट द ली चैटलियस प्रिंसिपल ऑन हाउ द टेम्परेचर अफेक्ट्स, हाउ द प्रेशर एंड वॉल्यूम अफेक्ट, एंड हाउ the concentration affects the position of equilibrium. Okay, so thank you. Please write this down and pause the video. Thank you.